नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बोधायस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर करें। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल होगा महिलाओं को भूमि में जो स्वामित्व का अधिकार है, मतलब प्रॉपर्टी का जो अधिकार होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। दूसरा आर्टिकल जो है वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है। आज थोड़ा हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस कारण से आज हम थोड़ा सा स्लो डिस्कशन करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो महिलाओं की भूमि में स्वामित्व को देने से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर आप 1 से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी मतलब कि लैंगिक समानता से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि भारत में 1956 में हिंदू अधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को अधिकार दिया गया था कि वो अपने पिता के संपत्ति में उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन उसमें एक चीज जो हुई थी कि अधिकार मिलने के बावजूद दो प्रमुख असमानताएं देखने को मिला था। दो प्रमुख असमानताएं में पहला क्या था कि कृषि भूमि की विरासत भूमि में भूमि सुधार कानून के अनुसार हस्तांतरित की गई थी, जो कि अत्यधिक क्या बनाता है, लैंगिक असमानता बनाती है। इस कारण से दूसरा, यदि संयुक्त परिवार है तो बेटी को उसमें अधिकार से बाहर रखा गया था। यदि संयुक्त फैमिली है उसको बेटी को अधिकार से बाहर रखा गया था। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 2005 में इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में फिर से एक संशोधन किया गया। इसके तहत ये बनाया गया था कि एक नागरिक को समाज के अभियानों के बाद सभी राज्यों में दोनों या मामले में लैंगिक असमानता मिलने के ऊपर कानून बनाया जाए। मतलब कि राज्य के पास अब अधिकार दे दिया गया था कि आप इस लैंगिक समानता को पूरा करने के लिए इस पे आप अलग से कानून बना सकते हैं। हम आगे देखेंगे भी कि कौन सा राज्य इस पे सबसे अधिक काम किया था, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रूप से काम किए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कानूनी रूप से आज जो हिंदू कानून है उसके तहत बेटियों को और विधवाओं को, ठीक, दोनों को इसमें क्या है कि एक आदमी की अलग संपत्ति के समान उत्तराधिकार का प्रावधान दिया गया है कि जिस तरह से एक आदमी का, एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसी तरह से महिला को भी अधिकार मिलेगा। या बेटियों को भी अधिकार मिलेगा या फिर विधवा जो है उनको भी अधिकार देने का बात किया जा रहा है इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर जो महिलाओं को जमीन देने का, मालिकाना हक देने का जो अधिकार है, उस पर वैश्विक रूप से जो साहित्य के तौर पे से हमें पता चलता है कि क्या क्या इस पर लिखा गया है। तो इसमें यह लिखा गया है कि एक महिला को भलाई में वृद्धि होगी, इनकी भलाई होगी, इनकी जो क्षमता है उन क्षमता को बढ़ाने में डेवलप होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार आएगा। मान लीजिए कि ये आपके किसी की बेटी है, यदि आप बेटी हो तो आपके पास एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ, हमें तो इतना कम से कम है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से तो कोई अनाज तो आ ही जा रहा है जिससे कि आपके घर में अनाज आ सके। तो आपकी जो बाकी का जो पैसा है आप कहाँ पे लगा सकते हैं? अपने स्वास्थ्य देखभाल के पे लगा सकते हैं, शिक्षा में सुधार के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद घरेलू महिलाओं को काम करने में, तो घरेलू महिला जो है वो काम करती है लेकिन उनको एक बिना अधिकार का काम करवाया जाता है। उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, बस एक नौकर की तरह उनको काम करवाया जाता है घरों में, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को उस घर में उतना जुड़ाव नहीं देख पाती, उतना जुड़ के नहीं रह पाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी। यदि एग्रीकल्चर में बेटियों को भी ज़मीन दिया जाएगा तो कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि ये महिला भी इसमें भागीदारी होंगे, इसमें शामिल होंगे बढ़ चढ़ के। उसके बाद परिवारों की जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भी वृद्धि होगी। जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी तो परिवार की जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भी वृद्धि होगी। और जिस तरह से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी तो हमारे भारत में क्या चीज़ें चल रहा है? कुपोषण। यदि उनके खाद्य सुरक्षा उनको मिलेंगे, सही से फर्टिलाइजर मिल पाएगा तो उनको कुपोषण से भी उनको दूर किया जा सकता है। उसके बाद है महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाया जा सकता है। हमने कल के आर्टिकल में भी डिस्कस किया है और पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था कि महिला को जो सशक्त बनाना है, सशक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना पड़ेगा। ये आर्थिक रूप से कब स्वतंत्र हो पाएगी? जब उनकी ज़मीन में उनका मलकाना हक होगा। तो मलकाना हक होगा तो एक सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्या होगी, परिवार में छवि बढ़ेगी, परिवार की स्थिति में उनका सुधार होगा। जब परिवार में उनका सुधार होगा, जब उनके परिवार में सुधार हुआ तो उनको समाज में सुधार होगा, समाज में सुधार होगा तो कहीं ना कहीं राजनीति में सुधार होगा। और राजनीति के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे महिलाओं की जो परिस्थिति है उनके ऊपर अच्छे से अच्छे कानून बन पाएगा। अभी भी आप देखेंगे कि विधायिका में महिलाओं का बहुत ज़्यादा कम योगदान है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आती है, जिससे कि हम क्या बताते हैं 33% महिलाओं का सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षित। लेकिन ये चीज़ें नहीं पास हो रहा है। इसका पीछे क्या रीजन है? कहीं ना कहीं उसके पीछे वोट देगा कौन देगा? पुरुष ही दे देता है, क्योंकि उनके महिलाओं की वहाँ पे भागीदारी
ना के बराबर है। उसके बाद इसमें यह जताया जा रहा है कि लैंगिक असमानता पे जो एसडीजी गोल बनाया गया है, गोल नंबर 5 में ये बताया गया है कि लैंगिक असमानता होना चाहिए। इसका टारगेट कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है कि एसडीजी गोल 2030 तक हमें समानता की बात की जा रही है। यदि भूमि का अधिकार मिलेगा तो ये लक्ष्य प्राप्त करने में हमें और ज़्यादा सहूलियत होगी, हम और जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि महिलाओं को जो खेत देखेंगे, खेतों में जोत पे जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में आप कुल देखेंगे तो सिर्फ 14% और 11% में भूमि था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महिला पुरुषों के इसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है, पुरुषों ही तो यहाँ पे डोमिनेट करी है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद बेटियों को जो अधिकार है, आधिकारिक रूप से कानून के मजबूत बनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फील्ड स्तर पे वो चीज़ें नहीं देखा। कानून तो बन चुकी है, ठीक है, मैं बात करूंगा, कानून तो बना दिया गया, लेकिन क्या इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके आसपास ये आपको दिखता है कि बेटियों को अधिकार दिया जाता है अपने पिता के संपत्ति पे? नहीं के बराबर है। यदि आपने ऐसा कभी देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, जिससे कि केस स्टडी में इसको यूज किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं कि सिर्फ आप कानून बनाने से नहीं होगा, फिर भी ये धरातल पे हमें कुछ इसका दिखता नहीं है। खासकर संयुक्त परिवार में इसका तो कुछ बहुत कम ही महिला समालिक है, ना के बराबर ही है, और दोनों के लिंगों में आधे का अंतर है, 50-50% के अंदर है एज के मालिकाना हक में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी समस्या है जो ये आती है। और खासकर तो जो ये संयुक्त परिवार है ना, संयुक्त परिवार में तो और ही ज़्यादा यहाँ पे रहे कि महिला ये नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इनकी संयुक्त परिवार मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें कुछ डाटा दिया जाता है कि जिसको आप एक एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हैं। राज्यवार में दिया हुआ है, राज्य के हिसाब से दिया हुआ है, स्टेट वाइज। राज्यवार में आप अंतर देखेंगे कि तेलंगाना में महिलाओं को कितना अधिकार है? 32%। बहुत अच्छा डाटा है। ये डाटा एक इफेक्टिव करने वाला लायक है कि हमारे जितने भी इंडिया के राज्य हैं उनको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। लेकिन उड़ीसा में यही 6% दिखता है। तो कितने प्रतिशत का आपको अंतर दिख रहा है? कहाँ 32%, कहाँ 6%। तो ये जो प्रतिशत के अंतर दिख रही है ना, इसके बीच में कितने ज़्यादा है? अभी हम तो 32% तक गए हैं, जो कि 50% तक भी हम आधे तक भी नहीं जा पाए। उसके साथ साथ वैवाहिक महिला होने के नाते, ठीक है, आपको जब कोई मान लीजिए कोई बेटी है, उनको शादी हो जाता है, तो अपने पिता के संपत्ति पे इसलिए भी अधिकार नहीं जताती है क्योंकि उनको ये लगता है कि यदि हम भूमि पे अधिकार जताते हैं तो हमारे जो मायके हैं उनसे हमें कहीं ना कहीं अलग होना पड़ेगा, क्योंकि उनके भाई के साथ उनका रिलेशन खराब होगा, क्योंकि आप भाई का कहीं ना कहीं संपत्ति ले रहे हैं ना, तो वो आपको तो उतना पसंद नहीं करेंगे जो पहले करते थे। ये सारी चीज़ें, तो इनसे ये डरते हैं कि हमारा पारिवारिक संबंध का नुकसान ना हो जाए। पारिवारिक संबंध का नुकसान होगा तो सभी इसमें डरते हैं। और एक समाज में भी एक रूढ़िवादी प्रथा चालू कर दिया कि बेटी पिता के संपत्ति पे अधिकार नहीं जताएगा। कानून होने के साथ साथ भी सामाजिक लेवल पे वही चीज़ चल रही है, वही प्रथा चल रही है। तो आप यही बताया जाता है कि शादी के बाद बेटी का पिता के घर पे कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से चलाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो निष्कर्ष में राइटर के द्वारा क्या बताया जाता है? निष्कर्ष में राइटर के द्वारा बताया जाता है कि महिलाओं को जो एक स्वामित्व, एक डेटा बनाने की जरूरत है। पृथ्वीकरण डेटा बनाइए, इसमें बताइए कि किस तरह से इस पर अधिकार है और कितना नहीं है, जिससे क्या हो कि ऊपर में एक एग्जाम्पल के तौर पे आ जाए कि हाँ इतना प्रतिशत है, इसको इतना प्रतिशत करने की जरूरत है, उसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और तेलंगाना जो है उसका उदाहरण का सभी राज्यों को इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए इनके डाटा को, इनको मॉडल को, से ये किस प्रकार से इनको करने के लिए। और इसमें हमारे जो समाज है, नागरिक समाज है, इनको भी जोड़ा जा सकता है, इनको भी जोड़ साथ में लेंगे, फिर जाके वो जो सामाजिक है ना, बेटी को हिस्सेदारी नहीं है, ये सारा चीज़ें खत्म होगी। आप देखेंगे यदि हमारे यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी को 2 बेबी होती है, ठीक है, गर्ल बेबी होती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों पता है? समाज में या फिर पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे बड़ी रिश्तेदार होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। ये बोलते हैं कि अब इसकी संपत्ति का इसका कोई वारिस नहीं है, इसकी वंश उड़ गई, मतलब इनका वंश खत्म हो गया, इनका वंश उड़ गया। क्यों? क्योंकि इनके वंश में कोई लड़का नहीं है। यदि लड़की के संपत्ति, बाप की संपत्ति में लड़की का अधिकार होना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी फैमिली यहाँ पे बैठना अधिकार हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ये लड़की की जो हमारी यहाँ पे जनसंख्या जो बढ़ती है और अलैंगिक जेंडर जो इक्वलिटी दिखता है, ये कहीं ना कहीं खत्म होगा कि नहीं होगा? इनको पता है कि यदि हम लड़की बेबी भी रहती है तो भी ये हमारे संपत्ति पे बराबर का अधिकार है, हमारी उतना ही दायित्व बनता है और हमारा उतना ही सम्मान बनेगा जितना कि एक लड़के होने के बाद हमें मिलता है। तो ये सारे चीज़ें के बाद हमारा कहीं ना कहीं दूरगामी भी इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। और महिलाओं के लिए, इसके लिए महिला को खुद दबाव बनाना चाहिए, स्वयं आगे आके इस पर काम करने की ज़रूरत है।
इसके लिए 1930 और 40 के दशक में ये काम किया गया है लड़कियों के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है। दूसरा आर्टिकल जो है 97 संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है। इसमें जो कोऑपरेटिव वर्ड है उसको खत्म किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब रद्द कर दिया गया है। उससे संबंधित है, इसको जीएस पेपर 2 के अर्थव्यवस्था से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम के तहत संशोधन ये किया गया था कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1C में के तहत मौलिक अधिकार के अंदर किसको जोड़ दिया गया? किसको जोड़ा गया? सहकारी समितियों को गठन करने का अधिकार जोड़ दिया गया कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही जोड़ा गया है कि अब कोई भी स्वतंत्र है सहकारी समिति बनाने के लिए। इसके साथ साथ संविधान में इसमें क्या भाग 9 के बी में दिया गया है कि राज्य या अंतर्राज्य दोनों के सहकारी संबंधों पर नियंत्रण करने का शर्त शामिल किया गया है कि इसके ऊपर नियंत्रण कौन कर सकता है? केंद्र नियंत्रण किया जा सकता है केंद्र के द्वारा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा तो कानून बना दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया, लेकिन जो संशोधन की प्रक्रिया होती है, संशोधन किसके अनुसार हम करते हैं? संशोधन करते हैं 368 के अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गलतियाँ किया गया कि 368 के संशोधन के तहत ये है कि आपको संसद में विशेष बहुमत से इसको पारित करवाना पड़ेगा। जी सर, करवा दिया इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये गलतियां किया कि इसके बाद आपको यदि राज्य के सूची पे सहकारी जो चीज़ें हैं, सहकारी जो है ये राज्य की सूची का विषय है। इस विषय पर यदि आप कानून बनाते हैं राज्यों के विषय पे तो कम से कम आधे विधानसभा से आपकी अनुमति की जरूरत है। लेकिन इसमें अनुमति नहीं ली गई। तो इसके लिए क्या किया गया 2013 में कि कहाँ पे 2013 में गुजरात उच्च न्यायालय में इसको चैलेंज किया गया, इस कानून को, इस संशोधन को चैलेंज करने के बाद गुजरात का जो उच्चतम न्यायालय है, इन्होंने ये पूरा ही को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि ये कानून रद्द नहीं हो सकता। अब एक बात, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पीटी के लिए अब इंपॉर्टेंट ले लीजिए। अब एक चीज होगा कि केंद्र के कानून को क्या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट रद्द कर सकता है? तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है यस, रद्द कर सकता है। क्योंकि आपने देखा कि 97 संविधान संशोधन है, उसके ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने रद्द किया। लेकिन बाद में इसको चैलेंज कहाँ किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया है, इन्होंने फैसला सुनाया है। पहले ये चीजें हमने देखा कि किस तरह से संविधान की जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है। पहला राज्य सूची, संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची। सहकारी समिति ये किसके अंदर आता है? ये 32 जो सूची दिया गया राज सूची के अंदर, उसमें से एक है। इसके तहत किसको कानून बनाने का अधिकार है? राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो यदि राज्य सरकार के कानून बनाने के अधिकार को यदि केंद्र सरकार कानून बनाती है तो कहीं ना कहीं संघवाद की जो संघवादी हमारी विधि है, संघवाद जो है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ठेस पहुंचता है, वो कम होती है। तो इस चीज़ों को संशोधन किसके द्वारा किया गया था? 1968 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसमें विधायी शक्तियां को अतिक्रमण करता है कि आप राज्य के ऊपर कानून नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, हम फैसला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट ये दिया है कि पहले ये देखते हैं कि गुजरात के जो हाई कोर्ट था, इन्होंने क्या किया? 97वां संशोधन जो है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट के 2.1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच की बैठक हुई थी, जिसमें तीन जज थे, 2.1 के में इनको फैसला सुनाया गया कि 97 संविधान संशोधन है उसको वैधिक माना गया है, उसको बरकरार रखा गया। बरकरार रखने के साथ साथ इसमें यह कहा गया कि आपने जो ये सहकारी वर्ड को जोड़ा है, जिसमें राज्य के जो सहकारी वर्ड है, ठीक है, तो इसको अधिकार किसको मिलेगा? कानून बनाने का, नियंत्रण करने का राज्यों को मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये बताया है कि यदि राज्य के अंदर होगा तो ठीक है, यदि कोई सहकारी समिति एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में होता है, 2 राज्यों को मिला के होता है, तो यहाँ पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। तो इन्होंने एक कानून को तो बरकरार रखा, लेकिन दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया था कि राज्य के अंदर यदि रहता है तो वो अधिकार नहीं है, उसको अधिकार को कम कर दिया गया, यहाँ पे रद्द कर दिया गया है एक सेक्शन को। क्यों किया गया है? क्योंकि आपने विधानसभा के सभी विधानमंडलों से आपने सहमति नहीं लिया था, जो कि आपको लेने की जरूरत है 68 के तहत, और ये राज्य के विषय में रखा गया। उनमें ये भी हिस्सा है कि भाग जो है 9B को, कुछ हिस्से को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें बहु राज्य सरकारी समितियों से संबोधित था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी कम किया गया है।
और इसमें यह भी बताया गया है कि शक्ति विधायी जो शक्तियाँ है भारत संघ की, उनको जो 44वां अनुसूची है, ठीक है, संघ सूची, उनमें ही निहित होकर इनको कानून बनाने की जरूरत है। इन्होंने फैसला दिया कि आप उनसे बाहर जाके राज्यों में है उस पर कानून ना बनाए। इन्होंने एक और घोषणा किया कि 9B में केवल तभी होगा जब राज्यों के अंदर होगा, ठीक है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर। यदि बहुराज्यीय सरकारी समिति से संबंधित रहेगा तो उसके ऊपर ये कानून इफेक्टिव करेगा, इस कानून पर लगाया जा सकता है। आपने नहीं समझा होगा तो मैं फिर से समझाता हूँ। यदि कोई मान लीजिए कि दिल्ली है या फिर बिहार है, इनमें यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो इनके अंदर यदि सहकारी समिति है, सिर्फ बिहार के इसके सहकारी समिति है, तो उसके ऊपर राज्यों का लगेगा। यदि मान लीजिए कि बिहार, यूपी या फिर पश्चिम बंगाल, ये तीनों को मिलके चलाया जा रहा है, तो इस पे किसका कानून यूज होगा? केंद्र का, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक राज्यों का सहकारी समिति मिलके काम कर रही है। समझ गया आपने? वही पॉइंट दिया गया था, एक वाले को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है और एक से जो ज्यादा वाले राज्यों को साथ में सहकारी समिति रहेगी उसको क्या किया गया है, यहाँ पे बरकरार रखा गया जो पहले दिया गया था। उसके बाद है इसने राज्यों को भी भय को दूर करने की जरूरत है। यदि राज्यों दूर नहीं करेगी तो राज्य अपने आप को शक्तिशाली नहीं मानेगा, कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव रूप से काम करेंगे। उसके साथ दूसरा ये निर्णय दिया गया है कि राज्यों को विशेषाधिकार विधायी शक्ति होनी चाहिए, इसका दोहन नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारी जो संघवाद की सिद्धांत है उसकी कीमत पर कहीं ना कहीं सिद्धांत को कम करने की कोशिश किया जाता है और लोकतंत्र के जो हमारे लोकतंत्र है, इनकी जो स्वायत्ता है सरकारी का, ये भी कहीं ना कहीं कम करने का इसका सिद्धांत में कहीं ना कहीं विरोध जताया जाता है। राइट, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया टोटल। इसमें आपने देखा कि किस तरह से सरकारी जो है और संविधान में जो संशोधन किया गया है। तो देखिए मेंस में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनसे आते हैं और आपने पहले भी देखा और आ भी सकते हैं, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि बोधा इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल बोधा इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से 7 बजे आपको पीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ से मिल जाता है। आने वाले टाइम में स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए, जिससे कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा, हेल्थ प्रॉब्लम यदि सही हो जाता है तो मैं इस पे वीडियो भी इस पे लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।